नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी है बलिदान, जिसके लेखक हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो चलिए सुनते हैं। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मुझे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं ना, इनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। इधर कल्लू अहिर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम काली कादिन हो गया है। अब उसे कल्लू कहें तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरक चंद कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहां शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, गाहक टूट गए और फिर वो भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल से अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं और फिर एक ही हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वो जो भी बात कहता है बेलाक कहता है और गांव के अनपढ़े उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। वो बीमार जरूर पड़ता, कुंवार मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वो बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखें पिलाता तो कभी गुर्ज का सथ, कभी गदापुरना की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता था। हरखू को विश्वास हो गया था कि अब संसार से चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, अरे बाबा, बिना दवा खाए अच्छे न होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन काली कादिन ने आकर कहा, अरे बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की रेह थोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उसी मंदभाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देख आना एक बात है और दवा लाकर देना दूसरी बात। पहली बात शिष्टाचार से होती है, लेकिन दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न काली कादिन ने, और न ही किसी तीसरे ने ही। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, अरे भैया, वो दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। काली कादिन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वो भी नजर बचा जाते। या तो उसे सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या फिर वो पैसों को भी जान से प्रिय समझता था, अथवा जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा की दाम की बात न की और फिर दवा न आई। नतीजा यह हुआ कि उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहां तक कि
5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन अपना शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम के साथ निकाला। क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, न वीर न गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे, इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता। लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वो शरीर नहीं था जहां कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहां पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। हरखू के खेत गांव वालों की नजर पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पांत से लदी हुई मींड बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थीं। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मन चले किसान लाला ओमकार नाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान देने पर तैयार था, तो कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था। लेकिन ओमकार नाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी के बाप ने खेतों को 20 वर्ष तक जोता है, इसलिए गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वो अगर दूसरे से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देना चाहिए। अस्तु जब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और उससे पूछा गया, खेती के बारे में क्या कहते हो, तो गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार इन्हीं खेतों ही का तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओमकार नाथ, नहीं नहीं जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरखू ने उसे 20 साल तक जोता भाई, उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन तुम तो खुद ही देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है भाई। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, यहां मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और फिर नजराने की सोलक। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूं, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है सरकार, इतने रुपए कहां से लाऊं। जो कुछ जमा थमा था वो दादा के काम में उठ गया। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई ना। बताइए आप ही कि रुपए कहां से लाऊं। ओमकार नाथ, ये तो सच है गिरधारी, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे सरकार। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बछिया बेचकर 50 रुपए ला सकता हूं, इससे बेसी की हिम्मत तो मेरी नहीं पड़ती सरकार। ओमकार नाथ चिढ़कर बोले, अरे तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन भैया हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है सो हम ही जानते हैं। कहीं ये चंदा कहीं वो चंदा, कहीं ये नजर तो कहीं वो नजर, कहीं ये इनाम कहीं वो इनाम। अरे इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालिए में उड़ जाते हैं। जिसे डाली ना तो वही मुंह फुलाता है। जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगवा कर डालियां सजाता हूं। उस पर फिर कभी कानून को आ गए तो कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। अरे सब मेरे मेहमान होते हैं, अगर ना करूं तो नक्कू बनूं और फिर सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इसी रसद खुराक की मत से देने पड़ते हैं। अब तुम ही बताओ ये सब कहां से आएगा। बस भैया मेरा तो यही जी चाहता है कि सब छोड़कर चला जाऊं, लेकिन हमें परमात्मा ने तो इसीलिए बनाया है ना कि एक से रुपए सता कर लें और दूसरे को रो रो कर दे। बस यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं गिरधारी, मगर जब तुम इतनी रियासत पर भी खुश नहीं होते तो फिर हरी इच्छा भाई। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत ना होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं। और सुनो, नहीं तो फिर मैं कोई दूसरा प्रबंध कर लूंगा। लेकिन सुभागियों चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वो क्रोध से भरी हुई काली कादिन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। अरे कल की बानी आज का सेठ,
खेत जोतने चले हैं, देखे कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अरे अपना और उसका लहू एक में कर दो। पड़ोसी ने उसका पक्ष लिया। हाँ हाँ, तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा कि मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त बहुत शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों की जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिकादिन की स्त्री से छेड़ लड़ती, मगर इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता कि अब मेरा क्या हाल होगा, अब ये जीवन कैसे कटेगा। अरे ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान को सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वो मर जाना अच्छा समझता था। वो अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था, पर मान तो था। नाई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। लेकिन अब ये मर्यादा कहां। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार आएगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब तो उसे पेट के लिए दूसरी की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे, कौन बैलों को नाद में लगाएगा। वो दिन अब कहां, जब गीत गाकर हल चलाता था। चोटी का पसीना एड़ी तक आता था, पर जरा भी थकावट ना आती थी। अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर बेचारा फूले न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने को राजा समझता था। लेकिन अब अनाज को टोकरे भर भर कौन लाएगा। अब खेती कहां, बखार कहां। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के दो चार सज्जन जो कालिकादिन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वो उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि सबकी नजरों में मैं गिर गया हूं। अगर कोई उसे समझाता था कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए, तो उसे बहुत दुख होता। वो अपने उस काम पर जरा भी न पछता था। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो होगा ही, पर दादा के ऋण से तो उऋण हो गया ना। उन्होंने तो अपनी जिंदगी में चार को खिलाकर खाया कि मरने के पीछे उन्हें पिंडी पानी को तरसा था। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे। बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता तो कभी बाहर जाता। अपने हलों को निकाल देखता कि इसकी मुठिया टूट गई है, इसकी फाल ढीली हो गई है। अरे जुए में सेला नहीं है। देखते देखते वो एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहां गया और बोला, रज्जू भाई, मेरे हल बिगड़ गए भाई, चलो जरा बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को जैसे होश आ गया। नींद से चौंक पड़ा। ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आईं। चुपचाप बेचारा घर चला आया। गांव में चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए लाता था। कहीं सलाह होती कि किस खेत में क्या बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़प कर रह जाता। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांध कर कब तक खिलाओगे भाई, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ भैया, कोई गाहक आए तो निकाल दो। मंगल सिंह, अरे एक गाहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तभी तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधारी, अरे तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं? 3 महीने से हिल हवाला करते चले आते हो। अरे अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहे?
गिरधारी ने दीनता से कहा, शाह जी, जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ। कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारों में बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, भैया तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाऊं, कभी कभी आंख से देख तो लिया करूंगा। मंगल सिंह, मुझे अभी तो कोई ऐसा काम नहीं है, मैं लेकिन घर पर सलाह करके बताता हूं। गिरधारी, भैया मुझे तुलसी को रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है ही। मंगल सिंह, अरे ये बड़ा बदमाश है, कहीं देखना नालिश न कर दे। बेचारा सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था। आज आशा का वो कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, अरे जिनके लिए सारा दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था। ये मेरी आशा की 2 आंखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोने लगा। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में पड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। जब प्रातः काल सुभागी चीलम भरकर ले गई तो वो चारपाई पर न था। उसने समझा कि कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ाया और वो न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। ये देखकर गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का कहीं पता न चला। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा कि अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा, घर बेचूं तो यहां लेने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। हाँ, 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर भी 25 रुपए या 30 रुपए से अधिक न मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है? अभी बनिया के 50 रुपए सिर पर चढ़े हैं, वो 1 पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वो भी बनिया के पास पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत ना आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती, खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती। वो भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उसका मजा अब कोई दूसरा उठाएगा। वो खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त में रंगी हुई थी। उनके एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो रहा था। उनके नाम उसकी जिह्वा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने 3 बच्चों के। कोई 24 था तो कोई 22 था, कोई नाल बेला तो कोई तलेया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वो इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके
भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मिठाइयां, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अविलंबित थे। इनके बिना वो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था। और वे ही सब अब हाथ से निकले जाते थे। वो घबराकर घर से निकल जाता और घंटों खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा है। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिकादिन ने 100 रुपए नजराना देकर 10 रुपए बिघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण के बाद वो अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था कि मानो हर खूह आज मरा है। संध्या हो गई थी, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वो दौड़कर बाहर आई, इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहां खड़े क्या करते हो? आज सारे दिन कहां रहे? ये कहते हुए वो गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वो जैसे पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिकादिन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। वो बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिजाई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिकादिन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी तुम यहां खड़े हो? वो बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहां से आ रहे हो? यह कहते हुए वो बैल छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिकादिन ने चीख मारी और हल बैल को वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिकादिन को गिरधारी वाले खेत में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए कुल 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीना घर लाता है। अब वो कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब वो मजूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए कुत्ते की भांति दबकती फिरती है। वह पंचायत में भी नहीं बैठती क्योंकि वह मजूर की मां है। इधर कालिकादिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वो मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वो किसी से कुछ बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे तो केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओमकार नाथ तो बहुत चाहते हैं कि खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग उन खेतों का नाम लेते डरते हैं। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक लघु कथा या कहानी कह लीजिए, जिसे आप सुन रहे थे मृत्युंजय मिश्रा की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।